to class. Welcome फोर्थ चैप्टर आइडियाज। इकनॉमिक्स में सिर्फ एक ही जो कि सबसे आसान यूनिट है, ठीक है ना जी। और बेटा इधर चार चैप्टर बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा कोर्स इजली खत्म हो जाएगा 22 से पहले। आप सुनते नहीं हो, पेशेंस की कमी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक हफ्ते की छुट्टी कर लेना, फिर 23 से 28 एक एक घंटे के लिए आ जाना बस। मतलब मेरे भी दिमाग में यही है, आपको टेंशन ना लो आप। चलो जी बेटा, चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपैरिजन विद नेबर्स। नेबर्स तो बहुत सारे इंडिया के, ठीक है ना, लेकिन कंपैरिजन हम किसका कर रहे हैं समझ लो बेटा। इस चैप्टर को कहीं प्राइवेट राइटर लिखते हैं, इंडिया पाक चाइना, ठीक है ना। हम बेटा इस कंपैरिजन करते कर रहे हैं इंडिया का पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। अभी हम भूटान भी है, अफगानिस्तान भी है, ठीक है ना, मालदीव भी है, कंपैरिजन ही नहीं हो रहा उनके साथ, सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के साथ, क्योंकि बेटा लगभग इनके डेवलपमेंट पाथ सिमिलर थे और लगभग डेवलपमेंट भी सेम टाइम पर। बेटा इंडिपेंडेंस की बात बहुत आसपास थी, ठीक है ना। बेटा पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस तो जानते हैं, एक दिन पहले थी हमारे से, 15 अगस्त 1947 हुआ है, तो 14 अगस्त को वो हुआ है बेटा। अब उसकी सोचो चाइना की, जिसको इंडिपेंडेंस भी हमारे साथ 2 साल बाद मिली, 1949, ठीक है ना जी। तो इंडिपेंडेंस क्योंकि बिल्कुल आसपास रही है इनकी, एक बात। दूसरी बात बेटा सारा डेवलपमेंट पाथ ही लगभग सिमिलर था, ठीक है ना। वो 5 ईयर प्लान हमने स्टार्ट करे 1 अप्रैल 1951, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हुआ तो चाइना स्टार्ट किया 1953। तो बेटा इंडिपेंडेंस साथ साथ मिलना, 5 ईयर प्लान बिल्कुल स्टार्ट किया 1986 तक, 1980 तक ऐसा माना जाता है बेटा कि पाकिस्तान, चाइना और इंडिया लगभग एक प्लेटफॉर्म पे थे 1980 तक भी, कि लगभग उसके बाद चाइना ने बहुत रफ्तार पकड़ी, बहुत ज्यादा रफ्तार। उसकी वजह है आपको पता लग जाएंगे चैप्टर में, क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों क्यों हुआ और क्या हुआ ऐसा, ठीक है जी। इसकी नींव तो बहुत पहले रख दी थी चाइना ने, बस वो आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस थे, बहुत बाद में नजर आया। चलो है कोई दिक्कत नहीं, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया बेटा, इससे कंपैरिजन होने वाला है, क्यों होने वाला है, ठीक है जी। पढ़ना शुरू करते हैं, एक बार इनका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे ये बात कर रहे हैं ना सीडिंग यूनिट्स में आपने क्या पढ़ा, देखो मैं बता देता हूँ क्योंकि रिवीजन आपको पहले का आइडिया हो। सीडिंग यूनिट सिर्फ इंडिया की जो ह्यूमन कैपिटल करंट में प्रॉब्लम फेस कर रहा है।
तो इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, कुछ कुछ बातें मुझे डिस्कस करनी है जो है लेटर बोल्ड में, इनके ऊपर डिस्कशन है। पेपर में अधिकतर शॉर्ट नोट आता है इन पर, ठीक है ना। एनसीईआरटी ने तो एक वर्ड लिखा, उसका तो भैया हो गया काम पूरा, ठीक है ना। टीचर्स को मिल जाता है बहाना, अच्छा जी सार्क लिखा हुआ है, पूछो बच्चे से सार्क क्या होता है, सब कुछ पूछो। तो वो इनके बारे में हमने डिस्कशन करना है। लास्ट टाइम भी जब हमने नोट्स बनाया था यहां तक डिस्कशन किया था, वो करेंगे इसके ऊपर भी डिस्कशन जब पास्ट ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी डिस्कशन 5 बातों पे ही करेंगे। बाबू आपने ये भी पढ़ा होगा, इसमें से कुछ रीजनल ग्रुपिंग है, कुछ इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। समझते हो इसका मतलब? एक रीजन के आसपास के थे तो मिलकर बेटा रीजनल ग्रुपिंग बना ली। कई कई इकोनॉमिक ग्रुपिंग है इसमें से, जैसे कि अगर आपको याद है G8 और G20 इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। अच्छा, हम वर्ल्ड की अच्छी 8 इकोनॉमी है, चलो मिल जाते हैं, G8 रख देते हैं ना। ऐसा लोगों ने किया क्यों, ऐसा कंट्रीज ने क्यों किया? क्योंकि बेटा कईयों को पता है हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, चलो मिल जाते हैं, थोड़ा सा कॉपरेशन ही बढ़ेगा एक कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ, या ये मेरे कल्चर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा, या ये मेरे को टेरर के खिलाफ लड़ने में हेल्प करेगा, या ये इंटरनेशनल मॉनेटरी मैटर्स में हेल्प कर देगी कंट्री। तो कहीं ना कहीं बेटा काफी कंट्रीज जुड़ती चली गई, काफी ग्रुप बनते चले गए, जो बहुत सारी रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग फॉर्म होने लगी बेटा, ठीक है ना। ये तो मानते हो कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सबको एक दूसरे की जरूरत है ना, तो बस जुड़ना शुरू कर दिया आपने, ठीक है जी। करें डिस्कशन बेटा, इन पांचों पर डिस्कशन होना है, ठीक है ना। इसका डिस्कशन जब करेंगे बेटा जब पास्ट ईयर पढ़ेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद बेटा फिर आगे बढ़ाएंगे बात को, ठीक है ना। ये मुद्दा थोड़ा सा ही है, इसके ऊपर डिस्कशन कर देते हैं पहले फटाफट से। बाबू आपको लिखना कुछ नहीं है, मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है पहले भी और आपको भी लिखवाया हुआ है, अब आपको कुछ नहीं लिखना। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी पता है, पर मैंने जान के, मैं फोटो से पढ़ाना नहीं चाह रहा, इसको याद नहीं होता। फोटो से ना पहले मैंने शुरू तो कर दिया था, पर याद होता नहीं बच्चे को, किसी को भी अगर मैं फोटो डिस्प्ले कर दूं ना, फटाफट से पढ़ा दूं, याद नहीं होएगा, मुझे याद करवाना है आपको। चलो जी, लो बेटा सब सामने देखेंगे आराम से, लिखना तो कुछ है ही नहीं, समझने वाली बातें। बाबू इन सब के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है ना। मैंने बहुत पढ़ा है, सब प्राइवेट राइटर अपने अपने तरीके से लिखते हैं, मैंने क्या करा इसके ना 5 बेसिस बना दिए, ठीक है जी। इन 5 बेसिस के बारे में जब आप पढ़ लोगे ना बाबू, आप किसी के ऊपर भी एक अच्छा खासा शॉर्ट नोट लिख सकते हो, कोई आ जाए पेपर, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी बाबू, सबसे पहले मैं G8 का डिस्कशन कर देता हूं बेटा। G8 की फुल फॉर्म क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, बस और कुछ भी नहीं है इसके फुल फॉर्म। जी का मतलब ग्रुप से, ग्रुप ऑफ 8 कंट्री। बेटा इसको किसने प्रपोज किया था नहीं पता, किस ईयर में बना है ये भी नहीं पता। मेंबर कंट्रीज, सबसे आसान मेंबर कंट्रीज की बात कर देते हैं बेटा। बाबू क्या है इसकी मेंबर कंट्री, मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, अगर आपको याद हो तो देखो मैं आपको बताता हूं बेटा। मैं ना मतलब ज्यादातर इसमें ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में चला रहा हूं ज्यादातर, ए और बी है नहीं, ठीक है ना। कनाडा एक मेंबर है ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज में बेटा। अच्छा मैंने एफ भी छोड़ दिया क्या बाबू? फ्रांस एक दूसरा मेंबर है, जर्मनी तीसरा मेंबर है, इटली जापान ये मेंबर है इसके। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान 5 ये, बाकी बताने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ऐसे फिट है।
रशिया, यूके, यूएसए सबसे बड़ी इकोनॉमी है बेटा, ठीक है ना जी। 8 कंट्री होगी बाबू। पर्पस क्या था इनके मिलने का? पर्पस कुछ नहीं बेटा, ये तो बस इंटरनेशनल मैटर पर मिले हुए, इंटरनेशनल मॉनेटरी मैटर पर बाबू। अगर मैं बताऊं तो बेटा ये जो 8 कंट्री हैं टुगेदर दे आर रिप्रेजेंटिंग 65% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। वर्ल्ड की इकोनॉमी का 65% है ये 8 कंट्रियां। समझ में आई बात? कितना सा शॉर्ट नोट है जी। 8 की फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के नाम बताए। टुगेदर दीज कंट्रीज रिप्रेजेंट 65% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो सिंपल, इजी, ठीक है। कंट्री के नाम याद हो जाएंगे भैया। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत आसान कर दिया, मतलब अगर आप खुद पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है यार इसको पढ़ना ही बहुत मुश्किल है, मैं तो बहुत आसान किया आपके लिए। हाँ बताओ बताओ, क्या कह रहा है? सुन लो एक बार। नहीं वो सुनूंगा यार, अभी 5 मिनट दे दो, इकट्ठा कर लो ना, तो क्या इतना बच्चा बच्चा से सुना के कुछ हो गए तो। चलो अच्छा, चलो कंट्री के नाम सुना दो भैया। ए और बी तो है ही नहीं, सी है कनाडा, डी ई एफ नहीं है, जी एफ है, अच्छा डी ई नहीं है, एफ है फ्रांस, जी जर्मनी, एच है नहीं, आई और जे हैं इटली और जापान, बाकी तो बतानी होती नहीं। रशिया, यूके, यूएस, ठीक है। 8 कंट्री हैं टुगेदर, दीज कंट्री रिप्रेजेंट 65% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। सिंपल बाबू, आओ जरा चर्चा करते हैं और किसी पर भी। बेटा एशियन पर चर्चा करते हैं, ये मुश्किल बातों में से है, एशियन आसान बातों में से नहीं है, ठीक है ना जी। बेटा एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है जी। बाबू किसने प्रपोज किया क्लियर नहीं है बेटा, कब प्रपोज किया ये बात पक्की है बेटा। 8 अगस्त 1967 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है, डेट कंफर्म्ड है, हर जगह पर है, ठीक है। 8 अगस्त 1967, किस ईयर में प्रपोज किया ये क्लियर है बेटा। किसने कहा था इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, आज तक क्लियर नहीं है, ठीक है जी। बाबू ये इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं भैया? मैंने अपनी तरफ से पिछली बार बताया था आपको, आसान किया हुआ, सारे सस्ते देश जहां इंडियंस घूमने जाते हैं, ठीक है ना। आप सोचकर देख लेना, जिनकी आप इंस्टाग्राम पे फोटो देखते हो कहां कहां घूमने जाते हैं, वही 5 देश नजर आएंगे, ठीक है ना। वो दुबई रिप्लेस हो गया किसी एक जगह से, बस वो है बात बाबू। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, एक जगह बाली, सबसे ज्यादा लोग अगर इंडोनेशिया जा रहे हैं तो बाली नजर आएंगे आपको, ठीक है ना। बाकी एक दुबई आना चाहिए था, दुबई की जगह फिलीपींस, ये मेंबर कंट्री है इसकी, ठीक है ना। मलेशिया, सिंगापुर, ये तो फ्लाइट इकट्ठी होगी, पहले मलेशिया रुकेगी, 2 दिन मलेशिया स्पेंड करेंगे, फिर सिंगापुर, ठीक है ना जी। फिर बेटा थाईलैंड, ठीक है, इंडोनेशिया और बेटा फिलीपींस, मेंबर कंट्री। अरे इतने जुगाड़ ढूंढने पड़ते हैं भैया याद करने के लिए, दिमाग को ना बेटा बस ऐसे ही करो, सबसे खराब लॉजिक ढूंढो, चीजें हमेशा याद रहेंगी, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है, समझ में आई। इसका पर्पस क्या था बेटा? बेटा इसका पर्पस था सॉलिडारिटी अगेंस्ट कम्युनिट एक्सपेंशन इन वियतनाम और इंसर्जेंसीज विद इन देयर बॉर्डर। सर इसके ये बड़ी टेक्निकल वर्ड है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं इसका क्या मतलब है, लिख नहीं रहा बेटा, बोल रहा हूं सॉलिडारिटी अगेंस्ट कम्युनिट एक्सपेंशन इन वियतनाम। बेटा वियतनाम एक कंट्री है, हो क्या रहा था बेटा, वियतनाम का जो भी लोकल वहां पर रिलीजन चलता था ना बेटा, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के वहां पर लोग आए और बेटा अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई और उनके लोकल जो रिलीजन था खत्म कर दिया, लोगों को मार दिया। तो बेटा ये कंट्रीज आपस में मिल गई कि हमें क्या करना है बेटा, अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट भी करना है और ऐसे लोगों की एंट्री भी नहीं होने देनी अपनी कंट्री में।
सॉलिडारिटी अगेंस्ट कम्युनिटी एक्सपेंशन इन वियतनाम और बेटा इंसर्जेंसीज विद इन देयर बॉर्डर। बेटा इन्होंने कहा हमने अपने बॉर्डर को तो प्रोटेक्ट करना है और जो वियतनाम में हुआ वो हमने अपनी कंट्री में नहीं देना। सब इकट्ठे हो जाते हैं इस चीज के खिलाफ। मोहम्मदन्स वो नहीं चाहते थे बेटा कि हमारे पर्टिकुलर रिलीजन को खत्म किया जाए। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? ये क्लियर हो गया आपको अब एशियन क्या थी। ठीक है, अब आ जाओ बेटा ईयू पे बात करते हैं। सबसे सिंपल यूरोपियन यूनियन। ठीक है, नाम सबसे सिंपल, सबसे आसान फुल फॉर्म। प्रपोज्ड बाय किसने किया पता नहीं, 1 नवंबर 1993 को किया। बेटा मेंबर कंट्रीज याद नहीं कर पाओगे, 27 28 है, भूल जाओ, करनी ही नहीं। ठीक है ना, करो उतना जितना टिका सको। ठीक है जी, अब वो पर्पस इसका बहुत कमाल है, बहुत ज्यादा कमाल। बेटा कॉमन मार्केट, कॉमन करेंसी, एबोलिस्ड पासपोर्ट रिक्वायरमेंट, एबोलिस्ड कस्टम कंट्रोल। बेटा मैं आपको बात क्लियर करने की कोशिश करता हूं क्यों बनाई इन्होंने। 27-28 कंट्री हैं, एक से एक रीजन मिलता है। इन्होंने क्या करा बेटा, इकट्ठा कर दिया सबके सबको और बेटा ईयू बना दी, यूरोपियन यूनियन बना दी। इन्होंने क्या किया बेटा, वहां कोई पासपोर्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, एक भी पासपोर्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या करते हैं बेटा, अगर मैं बताऊं इंडियंस को भी घूमने जाना है बेटा, किसी भी एक यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट लगवा लो, एक वीजा अप्रूव करा लो, किसी भी एक कंट्री का, 28 कंट्रियां घुमाओगे। अच्छा बिल्कुल, अभी ले जाते हैं। ठीक है जी, वो कोई पासपोर्ट रिक्वायरमेंट नहीं है आपस में कंट्री में। अगर आपको याद हो बेटा, जब हम उसकी बात करते थे डोमेस्टिक टेरिटरी नॉर्मल रेजिडेंट, तब भी मैंने आपकी बात की थी, नॉर्मल रेजिडेंट में एक बात की थी, 6 पॉइंट हुआ करता था, कुछ याद है? नॉर्मल रेजिडेंट, इंटरनेशनल बॉर्डर वाला पॉइंट, क्रॉसेस द बॉर्डर ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है ना सर, कई बार ऐसा होता है बेटा, आप ईयू की एक कंट्री में रह रहे होते हो और बेटा दूसरी कंट्री में काम कर रहे होते हो, कब बॉर्डर क्रॉस हो गया आपको पता ही नहीं, बॉर्डर के डेमार्केशन तक क्लियर नहीं है। सेम करेंसी है, यूरो चलता है सारी यूरोपियन कंट्री में बेटा। ठीक है ना, यूरो का सिंबल भी आपने कई बार देखा होगा, सारी की सारी यूरोपियन कंट्री में एक ही चलती है, एक ही करेंसी है, कॉमन मार्केट है, कॉमन करेंसी है, कोई पासपोर्ट रिक्वायरमेंट नहीं, कोई कस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। कंट्री अलग अलग इतनी इकट्ठी हैं। ब्रिटेन में ईयू का पार्ट नहीं, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है इंग्लैंड। हाँ इंग्लैंड नहीं है पार्ट, नहीं नहीं इंग्लैंड पार्ट नहीं है। समझ में आती है बेटा बात? ठीक है जी, मैंने क्या बोला बाबू, पर्पस क्या है, कॉमन मार्केट है, कॉमन करेंसी है, एबोलिस्ट कर रखा है बेटा पासपोर्ट रिक्वायरमेंट को, एबोलिस्ट कस्टम कंट्रोल। एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर कोई कस्टम कंट्रोल नहीं लगा रखा, कोई बेटा पासपोर्ट के रिक्वायरमेंट नहीं है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री घूमने जाओ, पैदल पार हो जाती है कंट्रियां, कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, एक ही मार्केट आपको लगेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आती है इतनी बात? चलो जी बाबू G20 की बात करते हैं। बाबू फुल फॉर्म तो गैस कर ही दो, आधे साधे बच्चे बोलेंगे ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, जान के बुलवा रहा हूं बाबू, 20 कंट्री नहीं है यहाँ पर, ग्रुप ऑफ 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन। 20th हिस्सा ईयू का है। ठीक है ना बाबू, 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन मिलाकर बनी है बेटा ईयू। ठीक है जी, प्रपोज्ड बाय किसने किया, क्लियर नहीं है, किस ईयर में किया, क्लियर नहीं है। मेंबर कंट्रीज आपको इसकी याद करनी है, 19 और 28, 47, ये होमवर्क है, ये करके आना, ये तो कर लोगे। 19 कंट्री के नाम साथ में यूरोपियन यूनियन के 28 और जोड़ दो, ये तो याद हो ही जाएंगी। ठीक है जी बाबू, मेंबर कंट्रीज नहीं करनी, पर्पस क्या है बेटा, यहां पर ये नहीं लिखना टुगेदर दीज कंट्री रिप्रेजेंट, अगर ये लिखना होगा तो मुझे लग रहा है बेटा टुगेदर दीज कंट्री रिप्रेजेंट 98% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। ठीक है ना बेटा, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैटर पर डिस्कशन करते हैं, ग्लोबल ट्रेड पर डिस्कशन करते हैं, हेल्थ पॉलिसीज पर डिस्कशन करते हैं, तीन ही बातों पर डिस्कशन है।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैटर, ग्लोबल ट्रेड और बेटा हेल्थ पॉलिसीज। ठीक है जी बाबू। लास्ट वन, सार्क, जिसके पेपर में आने के चांसेस बड़े ब्राइट रहते हैं, सबसे ज्यादा मैटर लिखने का इसके ऊपर ही है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। बाबू इसको प्रपोज किया था बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने, उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, ठीक है ना बेटा, प्रेसिडेंट का नाम था जयूर रहमान। जयूर रहमान देन द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, उस टाइम पर बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रपोज किया था सार्क को। ठीक है जी बाबू, ये एक रीजनल ग्रुपिंग है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को देख पा रहे हो, G8 या G20, समझ में आ रहा है बेटा, ये इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। ठीक है ना, इनके रीजन सबके कोई बराबर बराबर में नहीं बैठे हुए, यूके यूएस से रशिया बराबर बराबर में नहीं है। ठीक है ना, ये तो सब इकोनॉमिक पर्पज से मिले। ये बेटा रीजनल ग्रुपिंग है, ये सारी कंट्री आसपास है। ठीक है जी, अभी पता लग जाएगा आपको। बाबू 8 दिसंबर 1985 को इसको प्रपोज किया था जयूर रहमान ने, और बेटा सभी कंट्रीज ने एग्री होकर सार्क बनाया था। ठीक है जी बाबू, इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं सर? हमारी सारी नेबर कंट्रीज। ठीक है ना जी बाबू, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, सारे नेबर कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है जी बाबू, पर्पस क्या था? सार्क एनकरेजेस कॉपरेशन इन फॉलोइंग मैटर। बेटा किन किन मैटर पे कॉपरेशन के लिए सार्क बनाया बेटा? एग्रीकल्चर पर, रूरल डेवलपमेंट पर, एंटी टेररिज्म, नार्कोटिक्स, हेल्थ पर, कल्चर पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। जो याद रह जाए वो लिख देना। पता नहीं क्या कर रहा है भैया, ये तो वही जानता देश। ठीक है जी, मेंबर कंट्रीज बताई मैंने आपको बेटा। बाबू मेंबर कंट्रीज याद कराओ फटाफट से। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। बेटा किन किन मैटर पे कॉपरेशन की बात हुई है सार्क में? कुछ भी लिख देना, चार पांच, कुछ भी। बाबू इतने मैटर है, कुछ भी लिख दो। एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटी टेररिस्ट, रूरल डेवलपमेंट, नार्कोटिक्स, हेल्थ पर, कल्चर पर, इन सब मुद्दों पर। नार्कोटिक्स, नशे। चलो जी आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। बाबू पढ़ना शुरू करो फटाफट से। इंडिपेंडेंस की डेट मिल गई, मतलब ईयर तो मिल ही गया। आगे बढ़ो जी। क्या हो गया भाई? इतना ही था, जितनी देर दी थी इतने में पढ़े जाता। चाहे देख लो, सेकंड्स दिए थे। चलो पढ़ लो भैया, पढ़ लो कोई।
यहां तक तो यार पढ़ा, 2 मिनट रुक जाओ फिर अगर पढ़ लिया तो। डन, मेरी तरफ देखो। वो बहुत सारी बातें तो पहले यहीं से क्लियर कर दो, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। इंडिपेंडेंस इंडिया और पाकिस्तान को एग्जैक्ट डेट के साथ पता है, चाइना का बेटा ईयर ही जानना है, बस जान लिया। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 इंडिया, चाइना 1949। इंडिपेंडेंस पता लग गई। 5 ईयर प्लान इंडिया का फर्स्ट अप्रैल 1951, खत्म कब हुआ था? 31 मार्च 1956 पाकिस्तान का ऐसे शुरू हुआ था, तो इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म हुआ था। ठीक है ना जी। चाइना का 1953। बाबू इंडिया ने फॉर्मल 5 ईयर प्लान सिस्टम फॉलो किया 2017 तक। इसके बाद बेटा कोई 5 ईयर प्लान इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करता। जो भी बना रहे हैं बेटा उन्हें डिफेंस प्लान बोल रहे हैं, कोई 5 ईयर प्लान नहीं इंडिया का। ठीक है जी, समझ में आती है बेटा। प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग है वो सिर्फ डिफेंस की प्लानिंग करता है, डिफेंस प्लान बनाता है, और कोई प्लानिंग नहीं है। क्लियर है बात? बाबू इस टाइम पर चाइना में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा है? पढ़ा है ना आपने, 2021 से 2025 उनका 14th 5 ईयर प्लान कॉन्टिन्यूशन में। ठीक है जी। पाकिस्तान में 5 ईयर प्लान को क्या बोलते हैं? हाँ जी हाँ, कुछ भी, बस रटे रटाए रट्टू तोते। हाँ, मीडियम टर्म प्लान। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, और ये सब कुछ लिखा हुआ है बकायदा, वही है, आप कितना अच्छे से पढ़ते हो बात ये है। पाकिस्तान में बेटा 5 ईयर प्लान को मीडियम टर्म प्लान बोलते हैं, और बेटा अभी 2023 में हाल ही में उन्होंने 12th 5 ईयर प्लान अपना खत्म किया है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बढ़ाए बात को आगे। ये पढ़ लिया आपने, 1980s तक सब एक बात पर थे, पढ़ लिए बात? चलो जी, पढ़ना शुरू करो जी। पढ़ा आपने इतना? चलो अब मैं डिस्कस कर देता हूं बेटा चाइना इतनी आगे क्यों निकल गया इस चीज में। ठीक है ना जी। और इंडिया और पाकिस्तान कहाँ रह गए, अभी पता लग जाता है आपको क्यों हुआ ये सब कुछ। बेटा अगर आपने ये छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा हो, मुझे नहीं पता आपको क्या समझ में आया इस बात से, पर बेटा आपको बता देता हूं, ये कहीं ना कहीं बेटा सोशलिस्टिक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा चाइना ने स्टार्टिंग में ही इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे इंडिया ने तो मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, जब आपने 5 ईयर प्लान पढ़े थे तो पहला पैराग्राफ यही पढ़ा था। बेटा चाइना ने अडॉप्ट किसको किया था? सोशलिस्ट इकोनॉमी को। सोशलिस्ट इकोनॉमी समझते हो बेटा? ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, जितनी प्रॉपर्टी थी सब गवर्नमेंट रिज्यूम कर लेती है। मेरे नाम जी ये प्रॉपर्टी के रिश्ते, वो रिश्ते, कोई रिश्ते नहीं बेटा। सोशलिस्टिक इकोनॉमी आते ही बेटा सबका सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी? सरकार की होगी। सरकार देखेगी उसको कैसे यूज करना है, आप कुछ नहीं हो। समझ में आई बेटा बातें? बात पक्का से इतनी बात क्लियर है? देखो ये पढ़कर भी देख लो बेटा, यही सब कुछ समझ में आएगा आपको। जितनी भी इंडिविजुअल के पास लैंड थी सब सरकार ने रिज्यूम कर ली थी। ठीक है जी। बाबू आपको ये पता है इंडिपेंडेंस के बाद बेटा चाइना का प्रेसिडेंट कौन बना था? एक पर्सन था बेटा माओ जेडोंग। ठीक है ना, हिस्ट्री है उसके नाम पर चाइना की, पढ़कर देखना कभी। बहुत खतरनाक तानाशाह था वो। ठीक है ना, लोग हिटलर को बताते हैं ना, माओ जेडोंग को नहीं जानते आप, पढ़कर देखना उसके बारे में, वो भी ऐसे ही था। सन की और तानाशाह, जो कह दिया वो करवाना है बेटा। उसने ना बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज का ना एक्सपीरियंस यूज करना शुरू किया बेटा। उसने देखा कंट्रीज डेवलप कब होती हैं बेटा, उसने देखा कंट्रीज डेवलप तब होती हैं जब वो फोकस करते हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। उसने देखा जितनी भी कंट्री डेवलप हुई है वर्ल्ड में सारी एक ही तरीके से हुई है, उन्होंने इंडस्ट्री को फोकस किया। तो माओ जेडोंग ने बेटा क्या किया, ये लोगों के साथ उसने जबरदस्ती करी बेटा। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन चलाया, और बेटा उसने बोल दिया कि मेरे को हर घर के बैकयार्ड में ना एक इंडस्ट्री चाहिए।
बैकयार्ड मतलब आंगन घर का, ठीक है ना। उसने कहा वहां पर हर घर में एक इंडस्ट्री लगी होनी चाहिए। 1958 में शुरुआत कर दी। आपको पता है इंडिया ने कब फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पर? एलपीजी के बाद सही से उन्होंने कब किया? 1958 में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट करा दिया उसने। बाबू जितनी भी फार्मलैंड थी, जितनी भी फार्मलैंड, अब क्योंकि बेटा सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, सारी फार्मलैंड किसकी होगी? सरकार की। सरकार ने उसको 26,000 टुकड़ों में बांटा। आपको बता देता हूं, उनके पास फार्मलैंड इंडिया से भी बड़ी है, इंडिया से भी ज्यादा बड़ी फार्मलैंड चाइना के पास है। कुल मिला के बस 26,000 टुकड़े करे सरकार ने उसके, और लोगों को कह दिया, लोग बेटा समझ लो सरकार की नौकरी करते थे वहां। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का तो मतलब ही होता है आप किसी भी चीज के ऑनर नहीं हो, किसी भी चीज के, गवर्नमेंट ही ऑनर है हर चीज की। तो आप करो नौकरी, आप करो कल्टीवेट उस लैंड को, और सरकार से सैलरी लेते रहो। ये हो रहा था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। क्या था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन? इनिशिएट हुआ 1958 में। दो पर्पस थे बेटा, मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, और मैसिव स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का एक ही तरीका था, हर घर में एक इंडस्ट्री लगे तो ही हो सकता था। और दूसरी बात बेटा, कम्यून स्टार्ट कर दिए थे। कम्यून का क्या मतलब होता है बेटा? वेयर पीपल कलेक्टिवली कल्टीवेट लैंड। पूरी की पूरी कंट्री को बेटा 26,000 टुकड़ों में बांट दिया, पूरी की पूरी फार्म लैंड को। ये था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इतना समझ में? फिर बेटा एक टॉपिक आता है ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1965। ये क्या चीज थी? ये जो अगला पैराग्राफ आपने पढ़ा बाबू। अब माओ इतना बड़ा तानाशाह था, लोग ना उसके खिलाफ होने लग गए, ठीक है। और इतने खिलाफ होने लग गए जैसे बेटा समझ लो लोग सड़कों पे उतर आए कि इसे मारो, खत्म कर दो, ठीक है। अब आर्मी की पावर तो थी बेटा, उसके खिलाफ इतना विद्रोह हुआ और उसने इतने लोगों की जान ली, आप सोच नहीं सकते, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मारे गए, अंदाजा 3 करोड़ लोग मार दिए। और बेटा इतने सारे लोग वो मार दिए जो दूसरे देश के रेजिडेंट थे, जो बेटा चाइना की हेल्प करने के लिए रशिया से बहुत सारे प्रोफेशनल्स आए हुए थे जो उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करते, वो भी मारे गए उसमें। अब रशिया हो गया उससे नाराज कि मेरे रेजिडेंट मार दिए, और जितने भी प्रोफेशनल जिंदा थे सबको विड्रू कर लिया उसने चाइना से, सबको निकाल लिया चाइना से बाहर। अब बेटा माओ ने क्या किया? अच्छा तो क्या तुम्हारे बिना हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे? बेटा उसने एक और काम कर दिया, यहां पर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये पढ़ना। इन 1965 Mao introduced the Great Proletarian Cultural Revolution, under which student and professional were sent to work and then from the countryside। बेटा कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरिया। उसने बेटा बोल दिया कि सभी स्टूडेंट्स जाओ, पढ़ाई करो रूरल एरिया में अच्छे से, और प्रोफेशनल बन के वापसी आओ। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगा ही होगा, हम करेंगे अपने दम पे करेंगे। और ये 10 साल तक चला बेटा, ठीक है ना। अब आपको पता लग रहा होगा क्यों इसके 1980s तक सब एक ही पाथ पे क्यों थे, तो पढ़ रहे थे ना। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट नजर आने शुरू हुए। समझ में आया बेटा? आपको बता देता हूं बेटा, जैसे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7%, 7.25, 7.50, मैक्सिमम 9 तक गए हुए हैं हम। एक ऐसा भी क्वार्टर रहा है इंडिया की हिस्ट्री में कि जहां हमारी जीडीपी ग्रोथ 9% है, तो इसने 13% की हुई है। डबल डिजिट ग्रोथ ना रेयर कंट्रीज के पास है जीडीपी की, चाइना के पास है। 1986 के आसपास एक ईयर ऐसा आया जहां चाइना की जीडीपी ग्रोथ 13% थी, डबल डिजिट ग्रोथ। बड़ी रेयर कंट्री है वर्ल्ड में। तो बेटा वो आफ्टर इफेक्ट ना बाद में दिखने शुरू हुए, जो उसने पॉलिसीज पहले इंप्लीमेंट करी। समझ में आ रही है बेटा सारी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? रखेंगे आज के लिए इतना ही। बाय बाय।